पहला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। इसका मतलब होता है पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो वाक्य संस्कृत भाषा में बोले। यहाँ बोलना है बच्चों पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो वाक्य संस्कृत भाषा में। यहाँ हिंदी भाषा में नहीं बोलना है, इसलिए कि प्रश्न में लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में बोले। तो आप बोलो, इसमें से सोचो, इस विषय में से दो वाक्य आपको निर्माण करना है। कौन सा वाक्य बोल सकते हो? कुछ भी बोल सकते हो। पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र का क्या नाम था, ये सब का आपको संस्कृत में लेकिन बनाना होगा। मैंने इसका उत्तर बनाया है, प्राचीन नगरम पाटलिपुत्रम गंगायाः दक्षिण तटे प्रतिवसति अस्म। पहला लाइन हो गया। पहला लाइन का मतलब हो गया यह प्राचीन नगर, यह पुराना नगर पाटलिपुत्र जो है गंगा के दक्षिण तट पर था। सम्प्रति अयम नगरम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। इसको एक बार फिर से, सम्प्रति अयम नगरम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। सम्प्रति मतलब इस समय, इस समय, अयम मीन्स यह, नगरम मीन्स नगर, इस समय यह नगर बिहार राज्य की राजधानी है। एकदम आसान शब्द का निर्माण हम लोग किए, वाक्य का शब्द अच्छा लिए हैं। आपको अपने से जो सुविधा हो दो वाक्य बोल देना है, सोचिएगा और बनाकर रखिएगा। अभी मैं ये लिखवा दी हूँ, लेकिन आपको स्वयं बनाना है। समझ में आया बच्चों? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्। नीचे लिखे हुए, अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे हुए, जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं समस्त पद है, उनका विग्रह बोले। उनका क्या बोले? विग्रह बोले। इसलिए कि ये समासिक पद है और इसको विस्तार में हमें विग्रह करना है। पहला शब्द हमारा है सचिवालय, उसके बाद दूसरा है गोलगृहम, महितल तिलकम, महानगरम, सरस्वती कुल गृहम। सचिवालय की ओर चलते हैं। सचिवालय, सचिवालय का मतलब होता है वही जो यहाँ संस्कृत में हम लिखे हैं, इसको हिंदी में जाने, सचिवों का आलय, सचिवों का घर, जहाँ सचिव बैठते हैं उसे सचिवालय कहते हैं। सचिवानाम आलय मतलब सचिवालय। अब सचिवानाम आलय, सचिवों का घर, इसके बीच में क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। यहाँ तत्पुरुष समास है और ये संबंध तत्पुरुष है, जिसको संस्कृत में षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। गोल गृहम, इसका विग्रह होगा गोलम तत् च गृहम। गोल है घर, गोल गृहम कर्मधारय समास होगा। महितल तिलकम, महितलस्य तिलकम। देखिए यहाँ पर भी महितल और तिलकम के बीच में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऐसे यहाँ पर आंसर में इतना लिखना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको विग्रह करना है। ये आपकी सुविधा के लिए लिखा गया है। परीक्षा में जब प्रश्न आएंगे तो हमें ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इसको नहीं लिखना है। अगला है हमारा महानगरम, महत च तत् नगरम। ये भी कर्मधारय समास है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्याः कुल गृहम। ये षष्ठी तत्पुरुष है, सरस्वती और कुल गृहम के बीच में षष्ठी विभक्ति संबंध लगा हुआ है। अब हम आगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया। मौखिक प्रश्नों में बच्चों एक प्रश्न और है, तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें संधि विच्छेद करना है। इसका प्रश्न लिखा हुआ है संधि विच्छेदम वदत्। संधि विच्छेद बोले। क्लास में शिक्षक पूछेंगे और बच्चों को बोलना है। यही इसकी प्रक्रिया है। कड़े कड़े शब्द हैं और इसको आपको संधि विच्छेद करना है, अलग करना है। पहला शब्द हमारा है नगरेष्व अन्यतमम। नगरेष्व अन्यतमम ग्रामो अयम कालांतरेण पटनेति निर्गतः। इन शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, दो शब्द जुटा हुआ है, नगर और अन्यतमम। यहाँ विभक्ति लगी हुई है, इसको हम अलग करते हैं। नगरेषु प्लस अन्यतमम।
क्या होगा बच्चों? नगरेषु प्लस अन्यतमम। अगला है हमारा ग्रामो अयम। ग्राम और अयम, यहाँ दो शब्द है, इसको हम तोड़ेंगे। ग्रामः प्लस अयम, ग्रामो अयम, ग्रामः प्लस अयम। अगला है हमारा कालांतरेण। यहाँ भी दो शब्द है, काल और अंतरेण। काल प्लस अंतरेण, कालांतरेण। यहाँ अ और अ मिलकर आ हो गया है। ये संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि अ और अ मिलकर आ होता है। काल प्लस अंतरेण। यहाँ पर का अ जो है इसमें चला गया है पटनेति, पटना जोर इति। यहाँ भी दो शब्द है, पटना और इति। पटनेति, पटना प्लस इति। निर्गतः, निह जोर गतः, निर्गतः। संधि विच्छेद हमारा इस तरह से हुआ, कड़े कड़े शब्द हैं, इसको ध्यान से देखना होगा। और संधि का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो संधि विच्छेद करना आपको आ जाएगा। संधि का धीरे धीरे सभी प्रकार, अभी स्वर संधि चल रहा है, धीरे धीरे व्यंजन विसर्ग सभी की ओर हम लोग चलेंगे। बीच बीच में परीक्षा की दृष्टि से हम लोग को प्रश्न उत्तर भी देखना पड़ता है, ग्रामर चलता रहेगा। परीक्षा आते आते आप सब करने लगेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों से। बच्चों अब हमारा लिखित प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है लिखित का, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधो मतलब नीचे, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कैसे लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न भी संस्कृत में है, तो उसका अर्थ हमें जानना होगा। और इस प्रश्न उत्तर को बनाने के लिए एक बार पाठ भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा होगा। पाठ पढ़ कर बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। तो आइए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न का क भाग जो है उसमें लिखा हुआ है प्रश्न, कूटनीतम आख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कूटनीतम आख्यम एक पुस्तक है, काव्य है, जिसे हम काव्य कहते हैं। कूटनीतम आख्यम काव्य, कस्य मीन्स किसकी, कवेः किस कवि की रचना है। कस्य, यहाँ किम शब्द एक शब्द आता है, यहाँ किम, किम, किम शब्द का आपको शब्द रूप लिखना होगा, याद करना होगा। किम यहाँ अच्छे से लिखा गया है। किम, किम शब्द का पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में शब्द रूप याद कर लीजिएगा। इसी से प्रश्न बनता है और प्रश्न का उत्तर भी बनता है। जिस विभक्ति में प्रश्न रहता है उसी विभक्ति में उत्तर भी देना रहता है। तो यहाँ कूटनीतम आख्यम काव्यम, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कस्य। क्या है? कस्य, किसकी। यहाँ ध्यान दीजिए, कूटनीतम आख्यम जो काव्य है, किसकी, किसकी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कवेः, यानी संबंध का यहाँ है किस कवि की, किस कवि की रचना है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दामोदर गुप्तस्य। क्या होगा बच्चों? दामोदर गुप्त अस्य, दामोदर गुप्त की रचना है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि एक पद में आंसर देना है कि एक वाक्य में देना है। तो पूर्ण वाक्य में ही देंगे जब नहीं लिखा हुआ है तब। अगर लिखा हुआ होता कि एक पद में आंसर दें, उत्तर दें, तो हम सिर्फ दामोदर गुप्तस्य लिखकर काम चला लेते। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें पूरा लिखना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे कूटनीतमाख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। कूटनीतमाख्यम काव्य दामोदर गुप्त की रचना है। समझ में आ गया बच्चों? इसको याद करना पड़ेगा। कूटनीतम काव्य जो है, आख्यम काव्य किसकी रचना है? तो दामोदर गुप्त की रचना है। एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य पर कहानी पढ़ते समय अगर ध्यान देंगे तो हर एक प्रश्न बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ख, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। अब यहाँ जो कस्याः शब्द आया है, जो किम है, यह पुल्लिंग नहीं है, यहाँ स्त्रीलिंग का किम शब्द का रूप है। क्यों? क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए कस्याः नद्याः, किस नदी के, है तो षष्ठी ही, लेकिन कस्याः नद्याः, यहाँ कस्य शब्द था चूंकि पुल्लिंग था, और यहाँ कस्याः है स्त्रीलिंग है।
पाटलिपुत्र किस नदी के तीरे, तीरे अर्थात तट पर, किनारे पर, अवस्थितम अस्ति, अवस्थित है। किस नदी के तट पर, तीर पर अवस्थित है। तीरे में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी एकवचन। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों? पहले हिंदी में सोचो। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। अब हम लोग गंगा शब्द का शब्द रूप में जाना होगा, और गंगा शब्द के शब्द रूप में हमें देखना होगा गंगायाः। षष्ठी भक्ति में आता है गंगायाः पाटलिपुत्रम गंगायाः तीरम अवस्थितम अस्ति। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। गंगायाः तीरे, गंगा के तट पर अवस्थित है। प्रश्न है अगला हमारा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्? चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कीदृशी। क्या है? कीदृशी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अस्य मीन्स इस, नगरस्य मतलब नगर की, इसकी, नगर की। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते इस नगर की, इसको सजाएंगे इस नगर की रक्षा व्यवस्था, कीदृशी मतलब कैसी, आसीत मतलब थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? हम लोग पढ़े थे कि रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो इसको लिखना पड़ेगा संस्कृत में। तो पूरा वाक्य पहले उतार देंगे और कीदृशी को छोड़ देंगे। कीदृशी के स्थान पर, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको आप गुप्त रूप से बता रहे, पूरा याद क्यों कीजिएगा। यहाँ कीदृशी शब्द को हटाना है और उसका जो उत्तर है वो लिखना है, बाकी पूरे प्रश्न को उतार देना है। तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, जो ऊपर में लिखा है उसको हम लिखेंगे अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था। यहाँ पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ? कीदृशी, कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी, अत्युत्कृष्टा, अति जोर उत्कृष्टा। इसको तोड़ के लिखेंगे तो तब भी चलेगा, लेकिन अगर ये पूरा लिखते हैं तो सुंदर लगता है बोलने में। अत्युत्कृष्टा आसीत। अगर कड़ा शब्द है, अगर याद ना हो तो अति उत्कृष्टा भी चलेगा, आसीत। समझ में आया बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत। इसको पढ़ेंगे अत्युत्कृष्टा आसीत। मैंने दोनों तरह से बता दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घ, जिसका है राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्? राज्ञः अशोकस्य, राजा अशोक के, राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पाटलिपुत्र वैभवम। तो इस नगर किसको दर्शा रहा है? पाटलिपुत्र का। या अर्थात कहने का मतलब हो गया पाटलिपुत्र नगर का वैभव कैसा था? किसके समय में? पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, यहाँ राजा अशोक के समय में पूछ रहा है। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? तो सुतराम समृद्धम, इसका उत्तर यही होगा। सुतराम समृद्धम मतलब और अधिक समृद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य काल के बाद और अधिक समृद्ध हो गया था। तो इसको फिर हम जो ट्रिक बताए थे, प्रश्न उतारना है राज्ञः अशोकस्य समये, ऊपर से देख देख के लिखना है अस्य नगरस्य वैभवम। यहाँ रुक जाना है कीदृशम, कीदृशम को हटा देना है और वहाँ पर लिख देना है जो हमारा उत्तर होगा सुतराम समृद्धम। फिर रुक जाना है और ऊपर वाला आसीत उतार देना है। एकदम आसान हो गया बच्चों। ऐसे इसको समझो। हिंदी में अगर एकदम आपकी
अनुवाद की, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया बहुत सही है, तो आप स्वयं निर्माण कर सकते हो। राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं सुतरां समृद्धम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। एक काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न के बीच में ये आया है, यहाँ चर्चा हुई है। इस कहानी को पढ़ने में पाटलिपुत्र के वैभव में काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की चर्चा हुई थी, और ये जीके का भी प्रश्न है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। तो इस ग्रंथ के लेखक कौन थे, लिखने यहाँ पूछ रहा है, तो इसको आपको लिखना है। तो यहाँ जो कह शब्द है उस पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न निर्माण का शब्द है। कभी कभी उत्तर दे देगा, आपको प्रश्न निर्माण करने कहेगा, तो वहाँ लिखा रहेगा राजशेखर, तो वहाँ पर आपको कह लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रश्न निर्माण है इसलिए यहाँ राजशेखर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इस पर हम लोग जाते हैं। आंसर क्या होगा, राजशेखर। क्या होगा बच्चों आंसर, राजशेखर। काव्य मीमांसा किसने लिखा, राजशेखर ने। किसने लिखा, राजशेखर ने। कोई दिक्कत नहीं है, कह को हटा देना है और पूरा उतार देना है। कह के स्थान पर क्या लिखना है, राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, राजशेखर ने लिखा। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पहला ये जो हम लोग का ये प्रश्न है लिखित का, ये पहला समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा है अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों का संधि विच्छेद करना है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है पाणिनि पिंगला बिह। पाणिनि पिंगला बिह, इसको ध्यान से देखिए, दो शब्द है पाणिनि और पिंगल, यानी इसको द्विवचन में करना है, और यहाँ पर इह जुटा हुआ है, तो हम इसको तोड़ेंगे पाणिनि पिंगलौ प्लस इह। पाणिनि पिंगलौ प्लस इह। इसके बाद है उत्सवाश्च, मतलब क्या होता है, उत्सव और, तो दो शब्द है उत्सव और च, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे उत्सवाह जोर च। अगला है हमारा अत्युत्कृष्टा सीदति। यहाँ पर हम लोग को तीन शब्द दिख रहा है, अति भी दिख रहा है, उत्कृष्ट भी दिख रहा है, और आसीत दिख रहा है, आसीद इति। इसको हम लोग तोड़ेंगे अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आसीत। इसके बाद है अस्योत्तर श्याम, अस्य प्लस उत्तर अस्याम। गांधी सेतुर नाम, गांधी सेतु प्लस नाम। नगर अस्यास्य, नगरस्य प्लस अस्य। यहाँ आ और यहाँ आ मिलकर क्या हो गया है, आ, यहाँ ये आ जो है विलोप हो गया। अगला हमारा है पुष्पाश्रिता, पुष्प प्लस आश्रिता। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, देख लिए ध्यान से। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या था सबसे पहले समझे, ये शब्द है कड़े कड़े जिन्हें हमें तोड़ना है, विच्छेद करना। विच्छेद मतलब अलग करना। दो शब्द तीन शब्द मिले हुए हैं, उसको हमको अलग कर करके लिखना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, संधि का नियम पढ़ना पड़ेगा। संधि का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सभी संधि का नियम पढ़ लेंगे और हम लोग इसमें पारंगत हो जाएंगे। तो अभी तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो इसको बना रहे हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। हम लोग इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में, तीसरा जो हमारा था अत्युत्कृष्टा सीदति, यहाँ चार शब्द थे, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पर इति छूट गया था। अब हम लोग का ये पूरा हुआ, अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आसीत प्लस इति। यहाँ ध्यान से देखिए, अत्युत्कृष्टा मतलब अति और उत्कृष्टा, फिर यहाँ पर उत्कृष्ट है, यहाँ पर क्या है, आसीत प्लस इति। एकदम क्लियर हो गया। यहाँ इति मैंने लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है।
क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से देख लो। पाणिनि पिंगला बिह, पाणिनि पिंगलौ प्लस यह, उत्सवाश्च उत्सवाः प्लस च, अत्युत्कृष्टासीदति, अति प्लस उत्कृष्टा प्लस आसीत् प्लस इति, अस्योत्तरस्याम, अस्य जोर उत्तरस्याम, गांधीर सेतु नाम, गांधी सेतु प्लस नाम, नगरस्यास्य, नगरस्य प्लस अस्य, पुष्पाश्रित, पुष्प जोर आश्रिता। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है संधिम कुरुत, संधि करो। संधिम कुरुत, संधि करो। पहला हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग क्या किए थे? संधि विच्छेद किए थे, दो शब्द को अलग किए थे। यहाँ दो शब्द अलग अलग है, हमको क्या करना है? एक करना है, दोनों को एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखा हुआ यहाँ बहुलम प्लस उत्पादनम, तो इसको बहुलम प्लस उत्पादनम, यहाँ म में ऊ आ जाएगा, म हलंत है, म में ऊ जुटेगा तो ऊ हट जाएगा और ऊ का जो चिन्ह होता है वो आ जाएगा। तो बहुलम उत्पादनम, बहलम उत्पादनम, इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे बहुलम उत्पादनम। क्या पढ़ेंगे? बहुलम उत्पादनम। अगला है हमारा गंगायाः तीरे, गंगायाः तीरे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो विसर्ग हटकर आधा स हो जाएगा। गंगायास् तीरे, क्या होगा? गंगायास् तीरे। अगला हमारा है नगरे और अस्मिन, ये दो शब्दों को जोड़ना है, नगरे प्लस अस्मिन, यहाँ पर एक अपग्रह का चिन्ह लगेगा, नगरे प्लस अस्मिन। च प्लस अस्ति, क्या होगा? चास्ति। शब्द अपि, शब्दो अपि, सर्वदा आक्रांतम, सर्वदाक्रांतम, यहाँ आ शब्द को हटाना है, आ के जगह आ प्लस आ भी आ ही होता है, इसलिए सर्वदाक्रांतम। इति एते, क्या बनेगा? इत्येते। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से, बहुलम प्लस उत्पादनम बराबर बहुलम उत्पादनम। अगला है गंगायाः तीरे, गंगायस् तीरे, नगरे प्लस अस्मिन, नगरे अस्मिन, च आस्ति, चास्ति, शब्द जोरपि, शब्दो अपि, सर्वदा जोर आक्रांतम, सर्वदाक्रांतम, इति जोरेते, इत्येते। अब हम इसके बाद अगले चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। अधोलिखितानाम, बार बार हम बता रहे हैं कि नीचे लिखे गए, यहाँ पद दिया है, पदों से, नीचे लिखे गए पदों से, स्ववाक्येषु, स्व मतलब होता है अपने, वाक्येषु अर्थात वाक्यों में, बहुवचन है, अपने वाक्यों में, संस्कृते यानी संस्कृत में, संस्कृत भाषा में या संस्कृत में, प्रयोगम कुरुता, प्रयोग करें। ये कुछ पद दिए गए हैं, अब पद को आपको क्या करना है? अपने भाषा में लिखना है। पहला है हमारा यद्यपि, पहला क्या है? यद्यपि, यद्यपि से वाक्य बनाना है। यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम जीर्णम अभवत्, यद्यपि मतलब इस समय मध्यकाल में, इस मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है क्या था? जीर्ण था, जीर्ण हुआ। वर्तमान में यह अयम विशाल नगरम अस्ति, वर्तमान में यह विशाल नगर है, वर्तमान में क्या है? यह विशाल नगर है। अगला है हमारा दूसरा शब्द है संप्रति। संप्रति, संप्रति मतलब इस समय, संप्रति भारतवर्षम खंडितम अस्ति, इस समय भारतवर्ष खंडित है। फिर अगला है हमारा अतीब। अशोक काले पाटलिपुत्रम अतीब समृद्धम आसीत, अशोक के समय में पाटलिपुत्र बहुत ही समृद्ध था।
आप कुछ भी बना सकते हैं वाक्य अतीब का। महान, अब महान का कुछ भी बना सकते हैं, हमारे देश में महान नेता हुए, कुछ भी जिसका संस्कृत आपको आता हो। मैं बनाई हूँ यहाँ पर प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में भरतः, भारत देश में एक भरत थे, महान सम्राट अभवत, प्राचीन समय में भरत महान सम्राट हुए। आप यहाँ पर अशोका भी लिख सकते हैं, अशोक महान सम्राट हुए। नगरम, नगरम शब्द से क्या वाक्य बन सकता है? सबसे पहले हमको आसान लगा, यह नगर जो है बिहार राज्य में है। अयम नगरे बिहार राज्य अस्ति, अयम मतलब यह नगर कौन? पाटलिपुत्र। हम ये भी लिख सकते थे, पाटलिपुत्र नगरे बिहार राज्य अस्ति। उसके बाद शब्द आया हमारा अत्र, अत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ जाता, यहाँ चाणक्य जैसे महान नीतिज्ञ हुए। अत्र शब्द से कुछ भी बना सकते हैं, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, यहाँ एक शहर है, अत्र एक नगरम अस्ति, कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा चौथा प्रश्न समाप्त होता है। यहाँ पर अस्ति के बाद एक पाई छूटा हुआ है और उसके बाद ये संप्रति अगला है, संप्रति अगला वाक्य है और यद्यपि का यहाँ अस्ति तक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है बच्चों हमारा, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें पहला हमारा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, गंगायाः उपरि गांधी सेतुर्नाम रिक्त स्थान महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः अस्ति। गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का पुल है, यहाँ खाली स्थान है। ये पुल क्या है, कहाँ है? महादेश के, किस महादेश के? खाली स्थान मतलब समझ रहा है, महादेश का सबसे लंबा पुल है। ये हमारा किताब में कहता है कि गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु जो पुल है वो इस महादेश का दीर्घतम पुल है। अभी कोई दूसरा पुल बन गया है, लेकिन जब किताब लिखा गया था उस समय यह सबसे बड़ा पुल था। तो कौन से महादेश में है? महादेशस्य, दो महादेश का नाम दिया है, अफ्रीका और एशिया। क्या पढ़े थे हम लोग? एशिया महादेश में। किस में है? एशिया। बच्चों एशिया, यही सही है हमारा। अगला है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, बीच में खाली जगह है। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलगृहम या ताजमहलम? ताजमहल तो पाटलिपुत्र में नहीं है, लेकिन गोलगृह है पाटलिपुत्र में। सॉरी, ताजमहल कहाँ है बच्चों? आगरा में है। गोलगृह कहाँ है? तो दो ऑप्शन है, तो एक तो इस हिसाब से कि हम लोग सब जानते हैं ताजमहल आगरा में, इस हिसाब से हमारा आंसर गोलगृहम ही होगा। और हम लोग जो पटना के बारे में पढ़े हैं उसमें गोलघर के बारे में पढ़े हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं गोलगृहम, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गोलगृहम। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम गोलगृहम अस्ति, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर में गोलगृह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्रस्य नामांतरम खाली स्थान प्राप्यते, पाटलिपुत्र का नाम में अंतर दूसरा नाम क्या है? कुसुमपुर या माधवपुर? तो कुसुमपुर होगा। क्या होगा? कुसुमपुर। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, कौमुदी महोत्सव अतीब प्रचलित है किसके शासनकाल में? आंग शासनकाल में या गुप्त शासनकाल में? दो ऑप्शन है, अंग्रेजों के शासनकाल में या गुप्त के शासनकाल में। तो हम लोग पढ़े थे कि कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त शासनकाल में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुप्त शासनकाले। अगला है, पाटलिपुत्रस्य फिर रिक्त स्थान दिशि गंगा नदी प्रवहती, पाटलिपुत्र के खाली स्थान दिशि गंगा नदी बहती, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पाटलिपुत्र के पूरब या उत्तर, पूर्वश्याम उत्तरश्याम। तो हम लोग पढ़े थे कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बारे में है। सिख संप्रदायस्य, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के रिक्त स्थान गुरु आसीत, गुरु थे। कैमे गुरु थे? हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे 10वें गुरु थे। यहाँ दो ऑप्शन है, प्रथमा और 10वां। तो कैमे गुरु थे? 10वें गुरु थे। इसका आंसर ये हो गया बच्चों, एकदम क्लियर है। एक बार फिर से, गंगाया उपरि गांधी सेतु नाम महादेशस्य रिक्त स्थान महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, उत्तर होगा एशिया। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम रिक्त स्थान अस्ति, इसका उत्तर होगा गोलगृहम। पाटलिपुत्रस्य नामांतरम रिक्त स्थान प्राप्यते, इसका उत्तर होगा कुसुमपुरम।
कौमुदी महोत्सव रिक्त स्थान अतीव प्रचलितः। इसका उत्तर होगा गुप्त शासन काले। पाटलिपुत्रस्य रिक्त स्थान दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र के, इसका उत्तर होगा उत्तरस्याम, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य रिक्त स्थान गुरु आसीत। गोविंद सिंह के सिख संप्रदाय के गुरु थे। कैमे गुरु थे? 10वां गुरु आसीत। इसका आंसर होगा 10वां। इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अधोलिखितेषु का मतलब नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। अब इसमें रेखांकित पद हम लोग क्या है, यहाँ देखो तीर्थयात्री है, तत्र तीर्थयात्रिनः, यहाँ लिखना शब्द है। इससे हम लोग क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो हम इसके पहले जो हम लोग उत्तर निर्माण कर रहे थे उस समय हम बताए थे किम शब्द का रूप याद करना है। किम शब्द जो है प्रश्न को निर्माण करने में सहायक होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में करना है, तो उसी के आधार पर हम लोग करेंगे। यहाँ तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयन्ति। यहाँ तत्र मतलब वहाँ तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वहाँ कौन आते हैं, इसका यही ना होगा। तीर्थयात्री न मतलब तीर्थयात्री यानी बहुत से यात्री, बहुवचन में। तो इसका जो रूप होता है किम का, पहला प्रथमा एक वचन में, ये होगा इसका आंसर के। कह कौ के का मतलब यहाँ हो गया प्रथमा बहुवचन। जैसे तीर्थयात्री ना यहाँ है प्रथमा बहुवचन में, उसी तरह यहाँ भी होगा। प्रश्न निर्माण का ये शब्द है, यहाँ उत्तर होगा तीर्थयात्री ना को हटा देंगे और उसके बाद उतार देंगे तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। समझ गए? अगला है हमारा, अगला रेखांकित देखिए। रेखांकित मैंने लाल पेन से कर दिया है। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्धसहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है वह हजारों वर्षों से जीर्ण शीर्ण था। तो इसमें क्या लिखेंगे, मध्यकाल में, इसका मतलब इसका प्रश्न क्या होगा, किस काल में। तो किस काल के लिए हम लोग को कस्मिन शब्द, किम का सप्तमी एक वचन, किस काल में मतलब अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी एक वचन में हमें जाना होगा। तो किम का जो कह कौके का जो रूप होता है वो सप्तमी एक वचन में कस्मिन होता है। तो यहाँ क्या लिखाएगा, कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्धसहस्र परिमितम जीर्णतान अनुभूत। किस काल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जातः। मुगल काल में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ। इसका प्रश्न बनेगा बच्चों, किसका समुद्धार हुआ, कस्य। तो यहाँ लिखेंगे मुगल काले कस्य समुद्धारो जातः। अगला प्रश्न है हमारा, तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्ना अभूवन्। वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, सभी लोग, सर्वे जना मतलब सभी लोग आनंद मग्न हुए। तो वहाँ सभी लोग क्या हुए, कीदृशा अभूवन्, आनंद मग्न हुए। तत्र अगला प्रश्न हमारा है, तत्र भगवान बुद्धः बहुकृत्वं समागतः। वहाँ भगवान बुद्ध समागत हुए। तो कौन हुए, भगवान बुद्ध के स्थान पर यहाँ पर कह आंसर होगा, कह उत्तर होगा।
वहाँ भगवान बुद्ध, तो वहाँ कौन, इस तरह का प्रश्न निर्माण यहाँ बनेगा। तत्र कः बहुकृत्वं समागतः। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों, नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। नगर की शोभा अशोक के समय में बहुत अधिक समृद्ध थी। तो नगर की शोभा किसके समय, अशोक के समय, तो अशोक कस्य के जगह पर कस्य आंसर होगा बच्चों, कस्य समये सुतरां समृद्धम। छठा प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सातवां प्रश्न है बच्चों हमारा, रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति लिखिए। हमारा प्रश्न है क, इसमें रेखांकित पद कहाँ है, हम लोग देखते हैं, काले काले उत्सवा भवन्ति अस्मा। यहाँ हमने लाल से अंडरलाइन किया है। काले काले शब्द में विभक्ति बताना है। काले काले समय समय पर उत्सव होते हैं। तो काले काले में कौन सा विभक्ति और वचन है, काले काले में सप्तमी एक वचन है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अगला ख प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। यहाँ जो तस्य दिया है, तस्य शब्द में कौन सा, ये रेखांकित है, कौन सा विभक्ति है, तस्य में षष्ठी एक वचन है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। तस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति और एक वचन, यह तद शब्द का रूप चलता है। अगला ग प्रश्न है बच्चों हमारा, नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धाम अगात। यहाँ नगरम जो शब्द है ये अंडरलाइन किया हुआ है। इस नगरम में क्या होगा, विभक्ति। नगरम प्रथमा विभक्ति है बच्चों, प्रथमा एक वचन। अगला हमारा है, कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत। कौमुदी महोत्सव रेखांकित किया हुआ है। कौमुदी महोत्सव में हमारा पूछ रहा है विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति है कौमुदी महोत्सव में, एक वचन। दुर्गा पूजा, अगला प्रश्न है अड़ हमारा, दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। यहाँ रेखांकित पद कौन है बच्चों, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा अवसर में इस तरह समारोह देखा जाता है, इस तरह का। तो दुर्गा पूजा अवसर में सप्तमी एक वचन है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। आठवां प्रश्न है बच्चों हमारा, स्तंभ द्वये लिखितानाम शब्दानाम मेलनम अकुरुत। दो स्तंभ दिए हुए हैं क और ख, इन लिखित शब्दों को मेल करना है। जैसे यहाँ मही दिया है, पहला मही का मतलब पृथ्वी होता है, तो दूसरे ऑप्शन में पृथ्वी जहाँ है उसको हम ऐसे करेंगे, सूतराम। सूतराम मतलब होता है बहुत अधिक। तो यहाँ देखिए दूसरे ऑप्शन में ख में दिया है अत्याधिकम, तो इसका ये होगा पुरंदरः। तीसरा हमारा कहता है पुरंदरा। पुरंदर हम लोग इंद्र को कहते हैं, इंद्र का मतलब पुरंदर भी होता है, इंद्र का एक नाम है। तो पुरंदर और इंद्र को हम लोग ऐसे मेल करेंगे। अन्यतमम, अन्यतमम, अन्यतम या एकतमम, एक ही है। उत्कृष्टा, उत्कृष्टा और प्रकृष्टा दोनों एक तरह का है। आगतः, आगतः और आगच्छत, इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। मिला हुआ इधर आंसर सामने सामने लिखा हुआ है बच्चों। यहीं पर ही हमारा प्रश्नों का श्रृंखला खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग अगले पाठ के प्रश्न उत्तर में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।